नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु शुक्ला है। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत आजाद हो चुका था, देश कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खो चुका था, समान नागरिक संहिता डस्टबिन में डाली जा चुकी थी। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक चिट्ठी की जो 1952 के चुनाव से पहले नेहरू को एक पाकिस्तानी ने लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखे एक एक शब्द नेहरू ने फॉलो किया, या हो सकता है कि नेहरू की सोच भी बिल्कुल वैसी ही रही हो और 1952 के चुनाव में उन चीजों को उन्होंने राजनीतिक प्रोटेक्शन देने के लिए मुद्दा बनाया, जो आज तक भारत का दुर्भाग्य बना हुआ है। क्या था उस चिट्ठी में? बात करेंगे उस गोरे लेखक की भी जो ब्रिटिश इंडिया में भारत घूमने आया था। उसने जातिवाद का नैरेटिव गढ़ा जिस पर पेरियार सवार हुए, और बात करेंगे उसका असर आज क्या है, वह किस मकसद से था। नेहरू को जो चिट्ठी मिली थी और उसके आसपास की घटनाएं सालों पहले हुई थी, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि चीजों ने किस तरह भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। बात करेंगे उन भ्रामक कहानियों की जिनका मूल एजेंडा हमेशा छिपाया जाता रहा है। आज एक चिट्ठी लिखने वाले और नेहरू के मकसद की, विदेशी लेखक के नैरेटिव की, जो आज की कहानी का एक अनटोल्ड साइड है, उस पर बात करेंगे। तो आइए तथ्यों और तर्कों के साथ इतिहास के इन छिपे हुए पन्नों को खोलते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। दोस्तों, बंटवारा हो चुका था, गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या भी हो चुकी थी, लेकिन नेहरू का पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं हुआ था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको चिट्ठी में दिखेगा जिस पर हम यहां बात करने जा रहे हैं। उसे नेहरू को सर सुल्तान मोहम्मद शाह यानी आगा खान तृतीय ने लिखा था। आगा खान शियाओं में एक फिरके की उपाधि है जो मानता है कि अली इब्न अबी तालिब को पैगंबर मोहम्मद ने अपना उत्तराधिकारी इमाम घोषित किया था। आगा ने यह चिट्ठी नेहरू को जनवरी 1951 में लिखी थी। आगा खान ने चिट्ठी में पाकिस्तान और भारत के अल्पसंख्यकों के मन के भय और आतंक को व्यक्त किया था। चिट्ठी में आगा खान ने दावा किया था भारत में अगले 10 साल में हिंदू महासभा की सरकार आ सकती है और वह पाकिस्तान के खिलाफ अति राष्ट्रवादी कदम उठा सकती है। हिंदू पार्टी अगर भारत की सत्ता में आती है तो वह कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकने के लिए एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकती है, बावजूद कि उस समय भारत के पास परमाणु बम नहीं। इसी चिट्ठी के आधार पर 1952 के चुनाव का घोषणा पत्र बनाया जिसमें मुस्लिम वोटरों को विशेष ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई गई। नेहरू को लिखी चिट्ठी में आगा खान ने भारत पाकिस्तान संबंधों की तुलना तब अरब वर्ल्ड में चल रहे संघर्ष से की थी। आगा खान ने लिखा चिट्ठी में नेहरू को, ईसाई सूडान इजिप्ट से गुजरने वाली नील नदी की धारा को रोकने की तैयारी कर रहा है। भारत की हिंदूवादी सरकार भी पाकिस्तान के लिए वैसा ही खतरा था जैसा सूडान के लिए ईसाई इजिप्ट के लिए है। विनाश का यह वातावरण भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों पर एक खतरे के रूप में मंडरा रहा है, जिस तरह का भय इजिप्ट के मुसलमानों में ईसाइयों को लेकर के है। यह चिट्ठी में आगा खान लिख रहा था। एक हिंदूवादी सरकार आने का खौफ था उसको। नेहरू ने चिट्ठी में उठाई गई आगा खान की चिंताओं पर आगे क्या क्या किए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले दो चीजों पर संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। पहला, तत्कालीन सूडान और आज के सूडान का अंतर समझ लेते हैं। आगा खान ने जब यह चिट्ठी लिखी थी तब सूडान में करीब करीब 20% ईसाई आबादी थी। अफ्रीकी देश सूडान में ईसाइयत इस्लाम के उदय से बहुत पहले यानी 6ठी सदी की शुरुआत तक पहुंच चुका था, और यह भी कि ईसाइयत और इस्लाम के सूडान पहुंचने से बहुत साल पहले वहां बड़े पैमाने पर अलग अलग आदिवासी संस्कृतियों की अपनी सनातन यानी इटर्नल धार्मिक परंपराएं भी थीं। वहां अभी भी 1-2% के आसपास हैं। इजिप्ट मुस्लिम देश था, लेकिन आगा खान को 20% ईसाइयों से डर लग रहा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सूडान की जनसांख्यिकी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सूडान की 91% आबादी मुस्लिम है इस रिपोर्ट के अनुसार, और वहां शरिया सिस्टम है। ईसाई आबादी जो 51 में करीब 20% थी, वह आज की तारीख में सिर्फ 5.4% है, और करीब 2.8% के आसपास सूडान में इंडिजिनस रिलीजन को भी फॉलो करने वाले समूह हैं। ये अलग अलग है। इस रिपोर्ट में सूडान में अल्पसंख्यक लोगों का जीवन शरिया सिस्टम में किस तरह जहन्नुम बना हुआ है आसानी से समझा जा सकता है। इसे आप ऐसे समझें
कि आज की तारीख में पाकिस्तान में मात्र 1.6% हिंदू बचे हैं, जो बंटवारे के वक्त अविभाजित पाकिस्तान में करीब करीब 24% या उससे ज्यादा थे। बांग्लादेश में आज 10% से भी कम हिंदू बचे हैं, और पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को मिला दिया जाए तो बंटवारे के वक्त जितने हिंदू पाकिस्तान में थे, आज दोनों हिस्सों में उसका आधा भी नहीं है, यह सच्चाई है। दूसरी बात यह कि आगा खान ने खास तौर पर हिंदू महासभा को लेकर जो आशंकाएं अपनी चिट्ठी में नेहरू से जताई 1951 में, हिंदू महासभा या दूसरी हिंदू पार्टियों की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक हैसियत आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1951 और 1952 के चुनाव में हिंदू महासभा के 4 सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। 1957 में 2, 1961 में 1 लोकसभा सांसद था। यह भी ध्यान दीजिए कि तब हिंदू कांग्रेस को ही अपनी पार्टी मानते थे, और पॉपुलर कल्चर में गांधी नेहरू ही हिंदुओं के सबसे बड़े नेता थे। चिट्ठी में इसी हिंदू महासभा का डर आगा खान ने अपने महबूब नेता जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साझा किया है। वह आगा खान जिसे स्विट्जरलैंड में मौत के बाद इजिप्ट की पुण्य भूमि में दफनाया गया था, उसकी इच्छा थी। यही आगा खान मुस्लिम लीग का संस्थापक था, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। अब आगा खान की चिट्ठी का असर देखिए। नेहरू ने आगा खान की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया, जो स्वाभाविक था। कुछ महीने पहले ही अल्पसंख्यकों की आपत्ति की वजह से समान नागरिक संहिता को इतिहास की डस्टबिन में डाल चुके नेहरू जी का चुनाव अभियान आप उस दौर का देख लीजिए। नेहरू के नेतृत्व में 1951, 1952 के चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान का पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कांग्रेस ने वही मुद्दा बनाया जो आगा खान या उस जैसे नेता उस दौर में चाहते थे। खुद को भारत पर राज करने वाला, आखिरी अंग्रेज मानने वाले नेहरू जी का चुनावी पोस्टर लंदन के लिए नहीं, भारत के लिए था। उन मुट्ठी भर लोगों के लिए था जो तब भारत को चला रहे थे। पोस्टर पर लिखा है, फॉर अ स्टेबल सेकुलर प्रोग्रेसिव स्टेट वोट कांग्रेस। वैसे ये पोस्टर दूसरी भाषाओं में भी छपवाए गए थे। खैर, चुनाव के बाद नेहरू की सरकार बनती है और 1954 में उन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया। यह घोषित रूप से भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। उस वक्त इसका असर क्या होगा लोगों को समझ नहीं आया, जो आगे चलकर भारत में राज करने वाले आखिरी अंग्रेज के पारिवारिक साम्राज्य का मजबूत आधार बना। इसके बाद खास समुदाय को संतुष्ट रखने की राजनीति पर काम होता रहा, और यह सिलसिला आज तक जारी है। आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़े। असल में यह सब 2 उपनिवेशों की हवस का नतीजा था। एक अंग्रेजों का और यूरोप के दूसरे मुल्कों का उपनिवेश, और दूसरा मुगलों तुर्कों का उपनिवेश, जिसे साझी संस्कृत के फर्जीवाड़े की वजह से हमारे इतिहास में उपनिवेश माना ही नहीं गया। दोनों उपनिवेशों की हवस के अनगिनत उदाहरण हैं, उन्हें समझाया जा सकता है उन उदाहरणों से। यहां बस एक नमूना देखिए। वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी भारत के बाद में पेज नंबर 474 पर लिखते हैं, एल्डस हक्सले ने ब्रिटिश भारत की लंबी यात्रा की। उसने कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया और आजादी की मांग करते भाषणों को सुना। हक्सले को इन आकांक्षाओं से कुछ सहानुभूति थी, फिर भी वह इस बात को लेकर चिंतित था कि ये आकांक्षाएं महज ऊंची जाति के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी हक्सले भारतीयों की आजादी की मांग से सहमत तो था, लेकिन उसे डर था कि भारत को आजादी मिल गई तो यहां जिस तरह से निचले तबके के हिंदुओं की हालत है, वह आजाद भारत में और ज्यादा खराब हो जाएगी। संभवतः निचले हिंदुओं की इसी पीड़ा की वजह से हक्सले का मन था कि भारत को आजादी ना मिले। हक्सले कह रहा था कि अवर्ण हिंदू जातियों की खराब हालत का जिम्मेदार सवर्ण हिंदू है या सवर्ण हिंदू थे, और सवर्ण हिंदू आर्थिक सामाजिक रूप से ब्रिटिश इंडिया में बहुत खुशहाल थे। यानी जो उस वक्त बदहाल थे उसका जिम्मेदार ब्रिटिश राज नहीं था। ऐसा निष्कर्ष भी निकलता है इस बातचीत से। एडल्स का भारत के बारे में क्या विचार है, जितना भी बताया जाए वह कम है। वह अपनी किताबों में कई जगह बता रहा है कि भारत 40-50 साल पहले झूठे ऐतिहासिक साहित्य की वजह से भारत में बुद्धिमान और पढ़े लिखे हिंदू भी अपना समय इस बात पर बर्बाद कर रहे थे कि प्राचीन हिंदू सर्वश्रेष्ठ थे। वह संस्कृत साहित्य का मजाक उड़ाता है अपनी किताब में,
और कहता है कि जब भी पश्चिम में कोई आविष्कार होता है, भारत के कुछ मूर्ख लोग संस्कृत के ग्रंथों का उदाहरण देकर साबित करते हैं कि भारत में ऐसा अनुसंधान था। महाभारत को मिथक बताते हुए वह प्राचीन भारत की खोजों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का मजाक उड़ा रहा है अपनी किताब में। मानो हक्सले की नजर में उपनिवेश से पहले भारत का कोई अकादमिक वैज्ञानिक इतिहास ही नहीं रहा है। आगा खान जैसे सर के हाथों मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने जनगणना करवाई, हिंदुओं को 4 कैटेगरी में बांटा। बावजूद कि यह सच भी है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की हालत खराब थी, सामाजिक हालत खराब थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों और मुगलिया उपनिवेश पर भी तय होती है। दोनों उपनिवेशों ने यह नैरेटिव भारत के हिंदुओं में विभाजन के जरिए धर्मांतरण की जमीन को हरी भरी करने के लिए किया, जो अभी भी जारी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो ब्रिटिश इंडिया में सारे सवर्णों को संपन्न होना चाहिए था। और गौर करने वाली बात यह भी है कि तमाम पिछड़ों में अंग्रेजों ने शासक जातियों को क्यों जगह दी, जिन्हें आज की तारीख में डोमिनेंट ओबीसी भी कहा जाता है। ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर हिंदू विरोध का परचम लहराने वाले ईबी रामास्वामी पेरियार का उभार इसी दौर में हुआ, 1925-26 के दौर में। और इसी दौर में बहुत सारी डोमिनेंट ओबीसी जातियां जो हैं, उनके राष्ट्रीय जाति संगठनों का गठन भी होता है। अंग्रेजों ने इसके लिए व्यवस्थित काम किया, खूब किताबें लिखी गईं, विचार प्रतिपादित किए गए, मानवता, बराबरी और जगत कल्याण के नाम पर। एल्डस हक्सले का जन्म लंदन में हुआ था। वह 1925 में भारत आया था और भ्रमण किया था उसने। यह खिलाफत के बाद का दौर है। तुर्की से खिलाफत छिन गई थी और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। तब खिलाफत का नेतृत्व विदेशी मूल के मुसलमान कर रहे थे भारत में, जिनकी कॉलोनी अंग्रेजों से पहले भारत पर राज कर रही थी। इस्लाम के नाम पर आम मुसलमानों को भड़काया गया और आंदोलन इसी वजह से व्यापक हुआ, क्योंकि गांधी और नेहरू ने खिलाफत का समर्थन किया। खिलाफत के बाद देश भर में दंगों का सिलसिला शुरू हुआ। भारत की आजादी का आंदोलन तो चरम पर था ही, लेकिन अलग मुस्लिम राष्ट्र का आंदोलन भी तैयार हुआ साथ ही साथ। हक्सले ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारतीयों को स्वायत्तता मिलती है तो निचली जाति से संबंध रखने वाली जनता को किसी भी सूरत में तकलीफ ही झेलनी पड़ेगी। जहां उच्च जातियों की निम्न जातियों पर श्रेष्ठता एक धार्मिक परंपरा के तहत मानी गई है, वहां आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एक शासक जातियां इतने सारे बहुसंख्यकों के प्रति क्या रवैया अपनाएंगी। उनके लिए अधिकारों की बात करना और भी दूभर हो जाएगा। बावजूद कि हक्सले और उस जैसे तमाम लेखकों की आशंकाएं भारत की आजादी के बाद बेमतलब की नजर आती हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने जाति, धर्म, उम्र और लिंग का भेद किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया। हकीकत में विशेष अधिकार भी मिला और स्कूलों, नौकरियों में उनकी ज्यादा पहुंच सुनिश्चित हुई। मगर नेहरू की वजह से चीजें वैसी नहीं हो पाई जो अंबेडकर चाहते थे। मतभेदों की वजह से अंबेडकर को नेहरू के मंत्रिमंडल से हटना पड़ा और कांग्रेस ने अंबेडकर को हाशिए पर डालने के लिए पेरियार को एशिया के सुकरात के रूप में प्रचारित किया। अंबेडकर कांग्रेस की सरकारों में गायब दिखते हैं, जो काशीराम के आंदोलन में बहुत साल बाद जा करके शीर्ष पर नजर आते हैं। कांग्रेस, नेहरू या उनसे पहले दोनों उपनिवेशों ने जिनकी सत्ताएं थीं, दलित पिछड़ों के लिए दुख तो बहुत दिखाया, मगर उसे बरकरार रखा, इस पर बात नहीं की जाती। क्या धर्मांतरण को हवा देने के लिए नैरेटिव बनाए गए? धर्मांतरण तो तभी होगा जब लोगों को अपने मूल धर्म में विवाद हो, असंतुष्टि हो, मूल धर्म से बंटवारा हो। अकबर जिसने मुगल उपनिवेश की व्यवस्थित नींव डाली, उसी के तो राज में अल्लोपनिषद यहीं लिखा गया ना। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया गया। भारत की पहली जनगणना में साक्षरता दर क्या थी? असल में लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ग्रामीण भारत ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। वह गुरुकुल, मठों, मंदिरों में पढ़ता था, जो ढहाए जा चुके थे। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उन्हें मदरसों में पढ़ाया जा रहा था, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। रोजी रोजगार वाले शहरी वर्ग की मजबूरी थी तो उसने फारसी मदरसों में जरूर पढ़ा, लेकिन मदरसों की पढ़ाई और फारसी हमेशा उसके घर की चौखट से बाहर ही रहे। अकबर की तमाम कोशिशों के बावजूद फारसी या उर्दू कभी भारत की भाषा नहीं बन पाई और बिना किसी संरक्षण के जनभाषा भारतीय भाषाएं ही बनी रही। मजबूरन
तमाम विदेशी लेखकों को भी जनभाषा में ही लिखना पड़ा। अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ाई लिखाई का व्यापक सिलसिला शुरू हुआ, वह इसलिए कि वहां मदरसा जैसी सीधी सीधी नजर आने वाली चीजें नहीं थी। आजाद भारत में साक्षरता दर क्या रही, लोगों को चेक करना चाहिए, और चेक करने की जरूरत ही क्या है। कोई भी अपने आसपास 30 साल पुराने दौर को देख सकता है। दोस्तों, मुगलों अंग्रेजों ने धर्म ग्रंथों में एक छेपक डाले और हिंदू जाति के इतिहास का जो आधार था उन ग्रंथों को मिथक बता दिया गया, जो हक्सले जैसे लेखकों की वजह से पॉपुलर हो गया। जबकि बाइबल और कुरान को ऐतिहासिक आधार माना गया, रामायण महाभारत को कल्पना करार दे दिया गया, क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का प्रमाण बाहर निकलता है। रामायण महाभारत को आधार मानने पर आर्य अनार्य का भेद ही खत्म हो जाता है और फिर नेहरू जी की भारत एक खोज का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि हक्सले नेहरू का पर्दा हटते ही आपको पता चलता है कि इराक हो या ईरान, अरब हो या यूरोप, वहां तक आपकी संततियां थी। लेकिन जैसे ही बाइबल और कुरान को इतिहास के ज्ञान का प्रस्थान बिंदु मान लिया जाता है, बारिश के देवता इंद्र को ग्रीक में ज्यूस बना दिया जाता है, विश्वकर्मा हेफेस्टस हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक में सेंड्रोकोटस और लैटिन में एड्रोकोटस हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही है ना। इजिप्ट में नाग पूजक एकलिंग शिव के उपासक फराओ को सनातन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह आप खुद को छोटा महसूस करते हैं और ऐतिहासिक शर्म में डूब जाते हैं। झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला हो जाता है। लंबा सिलसिला है, इस विषय पर घंटों बात हो सकती है तर्कों प्रमाणों के साथ। खैर, आगा खान की 1951 में लिखी चिट्ठी और नेहरू के एक्शन से क्या नेहरू को सेकुलर कहा जा सकता है? नेहरू ने देश के पहले ही आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। आगा खान की चिट्ठी से कई निष्कर्ष निकलते हैं। या तो आगा खान और नेहरू दोनों निहायत मूर्ख थे, जो कि सच नहीं है, दोनों बहुत पढ़े लिखे थे, या फिर आगा खान और नेहरू का एक मकसद था। मकसद भारत में दोनों अब्राहमिक धर्मों का उपनिवेश बनाए रखना था। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें और शेयर करें, प्रतिक्रियाओं में अपने विचार भी दें। एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।